हाय एवरीवन। एक बार से फिर आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस एसएससी सीजीएल 2025 प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन की सीरीज के एक और सेशन में। आज की हमारी इस वीडियो में हम 26 सितंबर 2025 की शिफ्ट नंबर 1 में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अभी तक टोटल 42 शिफ्ट्स का डिस्कशन आप लोगों को करा दिया जा चुका है। ये 26 सितंबर होगा जो कि लास्ट डे होगा। फिर उसके बाद 14 अक्टूबर को आई थिंक आपका एक शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल करके इन्होंने दोबारा कराया था। तो टोटल एक तरीके से 4 शिफ्ट्स आपकी अभी और बचती हैं। तो चलिए फिर इसको भी हम खत्म करेंगे। इसके अलावा अगर आप में से किसी को भी ये वीडियो पसंद आती है, फायदेमंद लगती है, तो इसको लाइक करे बिना ना जाए, क्योंकि जिनको पसंद नहीं आती है वो डिसलाइक करके तो शायद जाते ही जाते हैं, बट जिनको पसंद आती है वो लाइक करके जरूर जाया करो। बाकी आप में से अगर किसी को भी कोई डाउट रहा करे तो आप इस वीडियो के कमेंट का यूज करके वहां पर कमेंट ड्रॉप कर दिया करो। तो चलिए जी, पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से ये रहा। सवाल पूछता है, विस्तारवादी राजकोषीय नीति की विशेषता यह नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से कौन सी नहीं है? यानी कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ दीज फॉलोइंग 4 ऑप्शन। इकोनॉमी पर आधारित सवाल है और इकोनॉमी मुझे बहुत पसंद है। होता क्या है, जो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होती है ना, उसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब इकोनॉमी के अंदर डिमांड कम हो, ग्रोथ स्लो हो, या फिर रिसेशन जैसी एक सिचुएशन हमारे देश के अंदर बन रखी हो। तो इसके अंदर जो सरकार है ना, वो इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए डिमांड बढ़ाने की कोशिश करती है। अब इसके लिए आमतौर पर सरकार क्या करती है, जो टैक्सेस होते हैं उनको कम करती है, सरकारी जो खर्चा होता है उसको बढ़ाने का काम करती है, लोगों और बिजनेसों के पास ज्यादा पैसा छोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। पहला है डिक्रीज इन पर्सनल टैक्सेस, यानी कि व्यक्तिगत करों में कमी। तो भाई ये तो एक विशेषता है। इनकम टैक्स कम होने से लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम होती है वो बढ़ती है और कंजम्पशन उसकी वजह से बढ़ती है। तो ये तो भाई एक आपका कैरेक्टरिस्टिक है ना एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का, तो ये नॉट वाली कैटेगरी में तो नहीं जाएगा। दूसरा, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई सरकार जो होती है वो रोड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वेलफेयर स्कीम्स हो, इन पर ज्यादा खर्च करती है, जिससे जो डिमांड है या फिर जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ते हुए नजर आता है। तीसरा है डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। देखो ये वाला ऑप्शन ऑपोजिट हो गया ना आपके बी वाले ऑप्शन का। यही तो एक्सपेंशनरी कैटेगरी के अंदर आपका नहीं आएगा ना, बल्कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी या फिर कॉन्ट्रैक्शनरी जो फिस्कल पॉलिसी होती है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। स्पेंडिंग कम करने से डिमांड क्या होती है, घटती है। तो यहाँ पर ये जो सी वाला ऑप्शन था वो विशेषता नहीं थी विस्तारवादी राजकोषीय नीति की। ठीक है, अब आप में से कई सारे लोग बोल रहे होंगे कि ये जो फिस्कल पॉलिसी के बारे में आप बता रहे हैं, पहले इसको तो एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो, सरकार का जो टैक्स और एक्सपेंडिचर से इकोनॉमी को कंट्रोल करने की पॉलिसी होती है ना, उसी को हम फिस्कल पॉलिसी का नाम देते हैं। फिस्कल पॉलिसी के कई प्रकार हमें पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होती है, इसमें टैक्सेस कम करे जाते हैं, सरकार की स्पेंडिंग बढ़ाई जाती है, डिमांड बढ़ाने की कोशिश होती है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करा जाता है। ऐसे ही एक कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी होती है जिसमें टैक्सेस इंक्रीज करे जाते हैं, सरकारी स्पेंडिंग को कम करा जाता है, और जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल में आपको ये आपकी जो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है ये यूज करी जाती है। ठीक है, तो चलिए भी आगे बढ़ेंगे। इसरो द्वारा प्रस्तावित शुक्रयान 1 मिशन का मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है? Which of the following is a main goal of the proposed शुक्रयान 1 मिशन by इसरो? इसरो का इन्वॉल्वमेंट मार्केट में किसी भी प्रकार की एक्टिविटी में अगर आपको नजर आता है तो तैयार रहिएगा कि आपके परीक्षा में उससे संबंधित आपको सवाल मिलेगा ही मिलेगा। अब ये जो शुक्रयान 1 है ना, ये इसरो का एक प्रपोज्ड वीनस मिशन है, जिस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है वीनस यानी कि जो शुक्र ग्रह है उसकी सरफेस, उसके एटमॉस्फेयर और उसकी जो क्लाइमेट की कंडीशंस है उसका अध्ययन करा जाए। ठीक है, आपको पता है कि जब हम वीनस का जिक्र करते हैं तो वीनस को अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है।
अर्थ ट्विन कहते हैं भाई वीनस को। ये तो चलो सबको रटाया जाता है, तो ये बातें हमें पता होना चाहिए क्योंकि इसका जो साइज है वो हमारा ही जो पृथ्वी है उससे मिलता जुलता होता है। तो एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है शुक्र की सतह और वायुमंडल की जांच करना, तो भाई यही वाला आंसर हो जाएगा आपका मेन गोल के रूप में। मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था कि वीनस की जो एटमॉस्फेयर है उसको स्टडी करेगा, उसके सरफेस की मैपिंग करी जाएगी, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको समझने का काम करा जाएगा, जो सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स वहां पर बनते हैं उसका एनालिसिस किया जाएगा। तो ये ए वाला ही ऑप्शन रहेगा। तो इस तरीके से इसरो का कहीं पर इन्वॉल्वमेंट रहा करे तो हमें याद रखना है। वीनस को लेकर आपको दुनिया भर की चीजें पढ़ाई जाती हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए कि सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है, वीनस है, जिसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो लगभग कितना होता है, ये 465 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर आपको वीनस का नजर आएगा। जो रोटेशन है आपके इस वीनस का वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिसको हम रेट्रोग्रेड रोटेशन कहते हैं। रेट्रोग्रेड रोटेशन होता है ना एक तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक वीनस डे उसके ईयर से भी लंबा होता है, ये भी पता होना चाहिए आपको वीनस के बारे में। तो पता रखना है ये सब बातें। जो इसरो के मिशन है जैसे चंद्रयान है, चंद्रयान मून से संबंधित है। जो मंगलयान है वो मार्स से संबंधित है। जो आदित्य L1 है वो सन से संबंधित है। और ये जो शुक्रयान 1 की बात हो रही है ये वीनस से संबंधित है। नेक्स्ट है मार्को पोलो ने चीन से लौटते समय भारत के किस क्षेत्र में काली मिर्च के व्यापार का वर्णन किया था। मार्को पोलो ड्यूरिंग हिज रिटर्न फ्रॉम चाइना डिस्क्राइब्ड द पेपर ट्रेड विद इन विच रीजन ऑफ इंडिया। होता है क्या है ना, ये जितने भी ट्रेवलर्स वगैरह हुआ करते थे ये कुछ इस तरीके की बातें कहीं पर करते थे जिसके बारे में उन पर चर्चा होने लगती थी। ये एक फेमस मतलब एक बड़ा ट्रैवलर है मार्को पोलो। तो जब ये भाई साहब चाइना से वापस आ रहे थे तब उसने इंडिया का जो मालाबार वाला कोस्ट है, जो ऑप्शन नंबर सी में इन्होंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है, इसको विजिट किया और वहां की जो फ्लरिशिंग पेपर ट्रेड है उसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया था। तो मालाबार कोस्ट आपके प्रेजेंट डे का जो केरला है उसके वेस्टर्न कोस्टल रीजन को कहा जाता है। तो ये हमें याद रखना है। कोंकण हम यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे। कोंकण कोस्ट महाराष्ट्र और गोवा वाला जो रीजन है ये वहां पर है, पेपर ट्रेड के लिए फेमस नहीं है ना, जितना मालाबार आपको नजर आता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा काफी फेमस है मालाबार कोस्ट, ब्लैक गोल्ड के नाम से फेमस माना जाता है इसको। ठीक। नेक्स्ट है किस सरकारी पहल का उद्देश्य कौशल विकास और उद्यमिता के लिए सहायता प्रदान करके महिलाओं को सशक्त बनाना है। विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव एम्स टू एम्पावर वुमेन थ्रू स्किल डेवलपमेंट एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। मल्टीपल जो ये स्कीम्स और सरकारी जो इनिशिएटिव होते हैं उन पर आधारित आपको आपकी परीक्षाओं में सवाल मिलते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके हम ऑप्शन वाइज जाएंगे सो दैट के अगर कोई ऑप्शन सही नहीं भी है इस सवाल से रिलेटेड उसके बारे में भी हमें आइडिया लगे। पहला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम इसको गलत कर देंगे भाई। इस स्कीम का यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो गर्ल चाइल्ड है उसको प्रोटेक्ट करा जाए, सेक्स रेशो को इम्प्रूव करा जाए, जो लड़कियां हैं उनकी एजुकेशन को प्रमोट करा जाए। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट स्कीम थोड़ी ना है, तो इसीलिए मैं इसको एलिमिनेट कर दूंगा। ठीक। दूसरा है महिला शक्ति केंद्र योजना। महिला शक्ति केंद्र योजना को मैं यहाँ पर करेक्ट करूंगा। ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लॉन्च करी गई स्कीम है जिसका फोकस है स्किल डेवलपमेंट पर, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने पर, एंटरप्रेन्योरशिप के प्रमोशन के ऊपर और कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन पर। तो इसीलिए ये जो बी वाला ऑप्शन है ये हमारा इसमें करेक्ट जाएगा। तीसरे में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का नाम दिया गया है, ये भी हमें यहाँ पर गलत करना पड़ता क्योंकि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना महिलाओं को लोन जरूर प्रोवाइड करती है लेकिन ये स्पेसिफिकली महिला एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम नहीं है। इस मुद्रा लोन के अंदर मल्टीपल श्रेणियां बनाई गई हैं जिसमें शिशु किशोर और तरुण श्रेणी नजर आएगी। शिशु के अंदर अप टू 50,000 का लोन दिया जाता है। किशोर के अंदर लगभग 50,000 से 5 लाख तक के बीच का लोन दिया जाता है। और तरुण के अंदर 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर इसका बेनिफिट लिया जा सकता है बट ये संबंधित नहीं है। नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, हमें इसे भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये महिला वेलफेयर के लिए एक
अम्ब्रेला मिशन था, लेकिन क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट की बात करी गई है, तो इसका डायरेक्ट आंसर महिला शक्ति केंद्र जो ऑप्शन नंबर बी में था वो करेक्ट जाता, तो याद रखना है। नेक्स्ट है दो प्रतिरोधक जिसमें से एक प्रतिरोध 2 ओम है और दूसरे का प्रतिरोध 4 ओम है, 6 वोल्ट की बैटरी से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, सर्किट से प्रभावित होने वाला कुल करंट क्या होगा? मैं इसको इजी कैटेगरी में डालूंगा। आधे जो छात्र होते हैं जब अपनी भौतिक विज्ञान को कवर करते हैं तो उनके जो प्रिय मास्टर साहब या फिर मास्टरनी साहब होते हैं वो उनको न्यूमेरिकल पढ़ाने से थोड़ा सा घबराते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं क्या मिल जाएगा। तो दो यहाँ पर रेजिस्टेंस दिए गए यानी कि प्रतिरोध दिए गए, जिसमें कि पहला जो प्रतिरोध है उसकी वैल्यू कितनी है 2 ओम, जो दूसरा प्रतिरोध है उसकी वैल्यू इन्होंने कितनी दी है 4 ओम, और यहाँ पर वोल्ट ये V की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने 6 वोल्ट। ये आपको वो चीजें हैं जो इन्होंने प्रोवाइड करी हैं, और इन्होंने क्या बोला है कि ये पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल कनेक्शन के अंदर बताइए जो R की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/R1 जो कि 2 है, 1/R2 के साथ सम जो कि यहाँ पर 4 है। अब इसको सॉल्व करने में तो किसी को समस्या नहीं रहेगी, 4 एलसीएम आता ऊपर 2 + 1 3 हो जाता है, यानी कि यहाँ से जो R की आपके पास वैल्यू आई है वो 4/3 ओम आई है। ये क्लियर है। अब आप लोगों को ओम लॉ पढ़ाया जाता है, ओम लॉ क्या कहता है, ओम लॉ कहता है कि I इक्वल्स टू V/R, और यहां से I यानी कि जो धारा है जो करंट है सर्किट के अंदर उसका मान आपको बताना है। V की वैल्यू इन्होंने 6 दी है, R की वैल्यू आपने 4/3 निकाली है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.5 नहीं आ जाएगी, तो डी आंसर यहाँ पर ये वाला नहीं हो जाता भाई। ठीक है, तो आसान है, बस आपको क्लियर होना चाहिए कि पैरेलल सर्किट के अंदर जो आई टोटल होता है वो I1 + I2 होता है। करंट जो R2 रजिस्टर के थ्रू जा रहा है वो 6/2 था, यानी कि 6/2 करूंगा तो कितना आ जाएगा 3 एम्पियर आ जाएगा। 4 ओम के अगर थ्रू करंट की बात करूंगा तो वो कितना होगा 6/4 यानी कि 1.5 आ जाएगा। तो अब ऐड कर दो, 3 + 1.5 करोगे तो 4.5 आएगा। आप ऐसे करके भी इस ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा सकते थे। तो ये पता रखना चाहिए, बेसिक सी चीजें हैं, पैरेलल में क्या है सीरीज में क्या है आइडिया रहता है। उत्तराखंड के प्राचीन मंदिरों की स्थापत्य शैली मुख्य रूप से निम्नलिखित में से बताइए किससे प्रभावित है। द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ एंशिएंट टेम्पल इन उत्तराखंड इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ दीज फॉलोइंग फोर। जब हम उत्तराखंड के अधिकतर प्राचीन मंदिरों की बात करते हैं तो वो आपके नागर शैली में ही बने हुए होते हैं, तो मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को ही पिक कर लूंगा भाई। नागर शैली आपको पता है नॉर्थ इंडिया की प्रिंसिपल टेम्पल आर्किटेक्चर की एक स्टाइल है जिसके अंदर कई सारे फीचर्स हमें पढ़ाए जाते हैं। उसके अंदर कर्वीलियनर आपको शिखर नजर आएगा, उसके अंदर गर्भगृह के ऊपर आपको एक ऊंचा टावर नजर आएगा, उसके अंदर आपको मंडप नजर आएगा, इसके अंदर आपको स्टोन कंस्ट्रक्शन नजर आएगा। अब इसमें जब हम उत्तराखंड की तरफ जाते हैं तो वहां पर केदारनाथ, जागेश्वर और बैजनाथ के जो मंदिर है वो इसी प्रभाव का क्लियरली आपको पोर्ट्रे दिखाते हैं। तो उत्तराखंड के टेम्पल्स की मेन आर्किटेक्चरल स्टाइल आपकी नॉर्थ इंडियन नागर स्टाइल ही रहेगी, जिसके एग्जाम्पल में आप लोगों को केदारनाथ, जागेश्वर टेम्पल ग्रुप या फिर बैजनाथ मंदिर जैसे आंसर लगाने होते हैं। इंडो गॉथिक स्टाइल आपको बिल्कुल ही एलिमिनेट करना है, ये ब्रिटिश कॉलोनियल जो आर्किटेक्चर है उससे संबंधित है। इसमें आपकी जो मुंबई यूनिवर्सिटी है वो इसके एग्जाम्पल के रूप में आप लोग याद रख सकते हैं, या फिर जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है वो इसके एग्जाम्पल में आता है, तो याद रखेंगे। बाकी वैसर शैली को आप यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे। वैसर जो स्टाइल है वो नॉर्थ और साउथ इंडियन स्टाइल्स का एक प्रकार से मिक्सचर है। मेनली ये आपको जो कर्नाटक वाला रीजन है ये वहां पर देखने के लिए मिलेगी। चालुक्यन शैली को भी आप यहाँ पर एलिमिनेट ही करेंगे, ये चालुक्य जो डायनेस्टी है उनसे संबंध रखती है। साउथ और वेस्ट इंडियन स्टाइल का कॉम्बिनेशन इसके अंदर नजर आएगा। जो दक्कन वाला रीजन है वहां पर ज्यादातर आपको चालुक्य जो स्टाइल है वो देखने के लिए मिलेगी। नागर स्टाइल पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, नॉर्थ इंडिया के अंदर इसके फीचर्स वगैरह ये सब चीजें आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखी है। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स ने भारत के द्वारा कितने स्वर्ण पदक जीते गए? हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स?
तो हाल फिलहाल में मतलब अभी रिसेंटली जो मेजर अब आपके गेम्स हुए हों जैसे कॉमनवेल्थ ओलंपिक्स एंड ऑल, उसके अंदर जो परफॉर्मेंस है भाई देखो वो हमें याद रखना पड़ता है। अब इन्होंने 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर पूछा है। आपको पता है इंग्लैंड का जो बर्मिंगम है वहां पर 2022 के अंदर आयोजन कराया गया था। ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भारत के द्वारा किया गया था, जिसमें टोटल स्वर्ण पदक जो हमारे द्वारा जीते गए थे वो 22 जीते गए थे और 16 हमारे द्वारा सिल्वर मेडल्स दिए गए थे और हमारे द्वारा जो ब्रोंज मेडल दिए गए थे उनकी संख्याएं आप लोग मुझे बताइएगा, बट चलो लिख लेते हैं वरना आप लोग परेशान हो जाओगे। तो 23 ब्रोंज जीते गए थे, तो टोटल अगर टैली कल को पूछी जाए तो कितनी होगी? 61 मेडल जीते भी हमारे द्वारा इस 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। तो इंडिया की रैंकिंग क्या, हमारी परफॉर्मेंस रही, इस तरीके की बातें हमें पता होना चाहिए। पहले नंबर पर कौन रहा था इसमें? ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर रहा था। इंडिया की रैंकिंग कौन सी थी? इंडिया की रैंकिंग चौथे नंबर की थी। तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए। सेकंड पर कौन था? इंग्लैंड खुद इसमें सेकंड पर था। थर्ड पर कौन था? कनाडा था। तो इन्हें याद रखना है भाई हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग प्लांट्स? हमसे इनकरेक्ट पूछा है, तो एक एक करके ऑप्शन वाइज इसके अंदर जाना हमारे लिए ज्यादा सही रहेगा। पहला है जड़ें मिट्टी से पानी लेती हैं। टेक्स रूट्स टेक वाटर फ्रॉम द सॉइल। इसको तो भाई हम करेक्ट कैटेगरी के अंदर डालेंगे। रूट्स जो होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो रूट्स के जो रूट्स हेयर होती हैं वो सॉइल से वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो भाई इन्होंने सही यूज किया है। दूसरा है जल परिवहन के लिए विशेष कोशिकाओं की फोलम नलिकाएं, फोलम ट्यूब्स ऑफ सेल स्पेशलाइज्ड फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट। ये तो भाई मुझे गलत करना पड़ेगा। जब आपको प्लांट्स के बारे में पढ़ाया जाता है तो ये बातें हमें पढ़ाई जाती हैं कि प्लांट्स के अंदर क्या होता है। दो मेन वस्कुलर टिश्यूज होते हैं। इसमें एक होता है जाइलम। जाइलम क्या करता है? ये करता है वाटर ट्रांसपोर्ट। रूट्स से पत्तियों तक पानी ले जाने का काम कौन करता है? ये आपका जाइलम करता है। और दूसरा होता है आपका ये फोलम। ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। आपकी पत्तियों में बनी जो फूड है उसको प्लांट के बाकी भागों तक पहुंचाने का काम करेगा। तो ये बी वाले में इन्होंने गड़बड़ कर दी और वही हमें यहाँ पर पकड़ कर इसको आंसर करना है। तो ये चीज याद रखिएगा, बेसिक बातें हैं। बाकी प्रोसेसिंग वगैरह तो मैं आपको पढ़ाता ही रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है गोवा नागरिक संहिता भारत के अन्य व्यक्तिगत कानूनों से किस प्रकार भिन्न है? व्हाट मेक्स द गोवा सिविल कोड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पर्सनल लॉज फ्रॉम द अदर पर्सनल लॉज इन इंडिया? अच्छा सवाल है, एक तरीके से कंपैरिजन करा लिया है किसी राज्य के सिविल कोड से बाकी का। तो देखो जब हम गोवा सिविल कोड की बात करते हैं उसको इंडिया का जो एक यूसीसी का प्रैक्टिकल रूप है वो माना जाता है, क्योंकि पता है कि इंडिया के बाकी स्टेट्स में अलग अलग रिलीजन्स के अपने अपने अलग अलग लॉज होते हैं। हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ अलग है और पारसी लॉ अलग है। लेकिन गोवा में एक लार्जली कॉमन सिविल लॉ सब कम्युनिटीज के ऊपर अप्लाई होते हैं और इसी वजह से गोवा सिविल कोड यूनिक के रूप में जाना जाता है। तो पहला है यह केवल गोवा के हिंदू समुदाय पर लागू होती है। नहीं, इट अप्लाइज ओनली टू द हिंदू कम्युनिटी इन गोवा। ऐसा नहीं है, ये सब कम्युनिटी पर अप्लाई होता है। दूसरा है यह एक समान नागरिक संहिता है जो धर्म की परवाह किए बिना सभी समुदायों पर लागू होता है, यानी कि इट इज अ यूनिफॉर्म सिविल कोड दैट अप्लाइज टू ऑल कम्युनिटीज रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन। ये वाली बात इसको अलग बनाती है गोवा को। ये करेक्ट आंसर है। तरीके की बातें हमें पता होनी चाहिए। यूसीसी के बारे में हमें पता होना चाहिए, इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, जितने भी जैसे सिविल मैटर्स होते हैं उनके लिए सभी नागरिकों पर समान लॉ लागू हो। यही यूसीसी कहता है। इसमें रिलीजन के बेसिस पर पर्सनल लॉज ना हो, इस तरीके की बातें कही जाती हैं। आर्टिकल नंबर 44 ऑफ आर डीपीएसपी वो इसके बारे में आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशनल मीनिंग बताता है। आपको गोवा के बारे में पता है कि पोर्चुगीज रूल के दौरान पोर्चुगीज
यहाँ पर सिविल कोड को लागू करके जा चुके हैं। आपको पता है कि 1961 का वो समय था जब गोवा इंडिया का पार्ट बनने के बाद भी लार्जली कंटिन्यू रहा यहाँ पर ये यूसीसी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है, इसको जुलाई 1985 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और वे नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख और पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे। Who was commissioned into the Indian Navy in July 1985 and was Vice Chief of Naval Staff and Flag Officer Commanding in Chief of the Western Naval Command। देखो जिनका नाम यहाँ पर ये यूज कर रहे हैं ना, काफी बड़ा नाम है, काफी प्रसिद्ध नाम है। नाम है इनका एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। ये जो ऑप्शन नंबर डी में आपको नजर आ रहा है, तो इन्हीं को जुलाई 1985 में इंडियन नेवी में कमीशनड करा गया था। और अपने कैरियर के दौरान उन्होंने कई सारे अपॉइंटमेंट संभाले थे, जिसमें इन्होंने वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का पद संभाला, फ्लैग ऑफिसर ऑफ कमांडिंग चीफ का पद संभाला। ये सारे के सारे इन्होंने अपनी जो पद संभाले उसके अंदर शामिल हैं, और इसी वजह से क्वेश्चन में हमें दिया गया है डिस्क्रिप्शन इसी बात का, और उसको लेकर हमें एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को पिक करना है। करमबीर सिंह जी के बारे में आपको पता है, इनको इस सवाल के अकॉर्डिंग हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, लेकिन याद रखिएगा ये 24th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे। तो ऐसे इनके नाम वगैरह हमें पता होने चाहिए, ठीक है। सुनील लांबा जी का नाम सुना है ऑप्शन नंबर बी में, ये 23rd थे। तो इस तरीके से क्रम पता होना चाहिए इन्हीं पर, क्योंकि आजकल आप लोगों से सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। सिक्किम विवाह के दौरान महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफॉर्म्ड बाय वुमेन ड्यूरिंग द सिक्किम वेडिंग्स? अब ये जो परफॉर्मेंस है, ये परफॉर्मेंस बेस्ड हमसे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि भाई बताइए कौन से राज्य के अंदर कौन सा डांस परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर एक आपको डांस दिया गया है मारूनी, जो कि यहाँ पर सिक्किम के अंदर जब विवाह होते हैं तब परफॉर्म करा जाता है। तो नेपाली जो कम्युनिटी है उनका एक फेमस ट्रेडिशनल फोक डांस है। इवन सिक्किम कम्युनिटी का भी एक फेमस ट्रेडिशनल फोक डांस है, जो कि फेस्टिवल्स के अंदर परफॉर्म करा जाता है, शादियों में परफॉर्म करा जाता है, या फिर अगर कोई स्पेशल कल्चरल सेलिब्रेशंस है उसके अंदर भी ये इम्पोर्टेंट पार्ट अदा करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन स्पेसिफिकली महिलाओं के द्वारा सिक्किम की जो शादियां हैं वहां पर परफॉर्म किए जाने वाले डांस के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर मारूनी हमें आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। छऊ आपको ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑब्वियसली सिक्किम के साथ एसोसिएशन नहीं है। ये आपको झारखंड, आपको उड़ीसा जैसे राज्यों के अंदर नजर आएगा। इवन वेस्ट बंगाल के अंदर भी आपका ये जो छऊ डांस है इसका परफॉर्म करते हुए आप देखते हैं, यहाँ पर संबंध देखते हैं, ठीक है। ये अपने जो मास्क डांस को लेकर ये काफी फेमस है, तो उसको आप रख सकते हैं। गिद्दा के बारे में सभी को पता है, पंजाब की जो महिलाएं हैं, पंजाब की महिलाएं, उनका ये एक फोक डांस है। बैसाखी और महिलाएं वेडिंग्स के अंदर इसको परफॉर्म करती हैं। लवानी या फिर लावड़ी को लेकर भी हमें बहुत ज्यादा सवाल देखने के लिए मिलता है। महाराष्ट्र के फेमस जो फोक डांस है उनमें से ये एक है। ढोलकी इसमें यूज करते हैं, ढोलकी के साथ एक एनर्जेटिक परफॉर्मेंस के लिए फेमस है आपका लावड़ी। याद रखना है, ये जो आपके अलग अलग डांस अलग अलग राज्यों से संबंध रखते हैं, इन पर हमें आधारित चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रागैतिहासिक काल का सही क्रम है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीरियड्स? ये जो लास्ट वाले हम डिस्कशंस कर रहे हैं ना, इनमें काफी इजी सवालों को एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था। देखो, जब हम मानव सभ्यताओं के डेवलपमेंट को देखते हैं या फिर ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट देखते हैं, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड का एक स्टैंडर्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। इसमें सबसे पहले आता है आपका ओल्ड स्टेन ओज, जिसको हम पैलियोलिथिक एज कहते हैं। पैलियोलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज बोल दीजिए, या फिर इसको आप मिडल स्टोन एज बोल दीजिए।
फिर आता है आपका नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज जिसको हम न्यू स्टोन एज की कैटेगरी में रखते हैं। फिर इसके बाद आपका मेटल एज आ जाता है। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर रहेगा PMNM। तो पैलियो मीजो नियोलिथिक एंड मेटल एज को लेकर ये आपका बी वाला एक करेक्ट ऑर्डर बनेगा। काफी आसान सवाल है। मतलब ऐसे सवाल पूछे जाएंगे पेपर के अंदर तो बताओ इससे बढ़िया चीज हमारे लिए क्या है। बाकी इनकी सभी की विशेषताएं आप लोगों को पढ़ाई जाती हैं इन अलग अलग पीरियड्स के अंदर, या फिर इन पीरियड से संबंधित जानकारी देने वाले स्थल यानी कि जो साइट्स हैं उन पर हमें चर्चा कराई जाती है, तो पता हमें होता है। भारत में रेलवे के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पर ये जो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से बताएं कि कौन कौन से गलत हैं, कौन कौन से इनकरेक्ट हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि पहली रेलवे लाइन 1853 में बॉम्बे से पुणे तक शुरू करी गई थी। मैंने गलत करना पड़ेगा, ये द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज स्टार्टेड इन 1853 फ्रॉम बॉम्बे टू पुणे, इन्होंने ऐसा कह दिया है। देखो 16 अप्रैल 1853 को इंडिया की पहली पैसेंजर ट्रेन बॉम्बे बॉम्बे जिसको बोरी बंदर, बॉम्बे के बोरी बंदर से लेकर थाने के बीच में चली थी। बॉम्बे से पुणे रेलवे लाइन बाद में डेवलप हुई थी, तो बॉम्बे और पुणे इन्होंने यहाँ पर दे दिया, तो ये तो भाई गलत कर दिया इन्होंने। तो बॉम्बे टू पुणे नहीं, बॉम्बे टू थाने अगर होता तो जो बात है वो सही हो सकती थी। बाकी इसमें डेट भी याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853 का ये दिन। डिस्टेंस कितनी थी कोई बताएगा? अप्रोक्सीमेट ये जो डिस्टेंस इस समय पर ट्रेवल करी गई थी वो 34 किलोमीटर की थी। तो ये बातें पता होनी चाहिए, कोई बहुत खतरनाक चीज है नहीं, लेकिन वो जो आजकल सीरीज पढ़ाई जा रही है कि हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहिए, वो फालतू पंक्तियों में मत पढ़ना। बॉम्बे से पुणे लाइन बाद में डेवलप हुई थी, ये क्लैरिटी अगर आपके पास है तो आप इसको करेक्ट करोगे। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। दूसरा है ब्रॉड गेज भारतीय रेलवे के ट्रैक के उच्चतम अनुपात को कवर करता है। द ब्रॉड गेज कवर्स द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ ट्रैक्स ऑफ इंडियन रेलवेज वाली बात में देखो करेक्ट है। आज हमारे इंडियन रेलवेज में जो सबसे ज्यादा ट्रैक लेंथ है वो आपकी इस ब्रॉड गेज में मिलती है। कितने किलोमीटर है? लगभग 1676 किलोमीटर इस ब्रॉड गेज में मिलती है। तो प्रोजेक्ट यूनी गेज के बाद लगभग पूरा जो नेटवर्क है वो ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये वाली बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली ट्रेन की डेट हमने याद कर ली, बॉम्बे से थाने की उसकी जो टोटल लेंथ है हमने वो जान ली। लोकोमोटिव्स कौन कौन से हैं, साहिब संत सुल्तान थे, ये बातें पूछ ली जाती है। ठीक है, ऐसी मीटर गेज के बारे में सुनते हैं। मीटर गेज की जो विड्थ होती है वो कितनी होती है? मीटर गेज की विड्थ होती है 1000 mm। खैर इन पर कभी और बातें करेंगे। तो कौन सा इनकरेक्ट था इसमें? ओनली वन इनकरेक्ट था भाई, तो इसीलिए हम यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट, अस्थायी मानव बस्तियां सामान्य तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बनाई जाती हैं? टेम्पररी ह्यूमन सेटलमेंट्स आर यूजुअली बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? देखो अच्छा सवाल है। जब हम टेम्पररी सेटलमेंट्स की बात करते हैं तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं जहां लोग परमानेंट घर बनाकर नहीं रहते। ये आमतौर पर उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहां पर क्लाइमेट बहुत ज्यादा आपको हार्श नजर आए, वहां पर जो लाइवलीहुड है वो मौसमी हो, वो सीजनल हो, वहां पर रिसोर्सेज लिमिटेड हो। तो क्वेश्चन ने आपको क्या क्या दिया है? कोल्ड डेजर्ट रीजन, डीप फॉरेस्टेड एरिया, रग्ड माउंटेन स्लोप्स, ये तीनों के तीनों वही वाले रीजन नहीं है जहां पर जो ह्यूमन सेटलमेंट्स है वो टेम्पररी नजर आता है। क्योंकि इन तीनों के तीनों रीजन के अंदर आपको सिचुएशन इस प्रकार की नजर आएगी कि वहां पर लाइवलीहुड सीजनल होगा, वहां पर रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, या फिर वहां पर का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा हार्श होगा। अब जैसे कोल्ड डेजर्ट रीजन है, इसमें आपको पता है कि जो लद्दाख वाला रीजन है, जो लाहौल स्पीति वाला रीजन है, एक्सट्रीम कोल्ड के कारण ये सीजनल सेटलमेंट्स यहाँ पर लोगों के होते हैं। डीप फॉरेस्टेड एरिया भी इसकी कैटेगरी में आएगा। आपको पता है कि जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स टेम्पररी अपनी हट्स बनाते हैं। तो ये आपका बी वाले ऑप्शन में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने में तापमान और वर्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इस संबंध में दक्षिण भारत में तापमान भिन्नता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि इन दोनों में से कौन-कौन से करेक्ट है। Temperature and precipitation play an important role in determining the climate of a region. In this regard, consider the following statements regarding temperature variation in साउदर्न इंडिया। अब एक एक करके स्टेटमेंट वाइज हम यहाँ पर चलेंगे। पहला है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में दक्षिण भारत की उपस्थिति के कारण तापमान की दैनिक सीमा ज्यादा है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साउदर्न इंडिया इन द ट्रॉपिकल जोन, द डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज हाई। मुझे इसको गलत करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत समुद्रों से घिरा हुआ है। अरेबियन सी है, बंगाल की खाड़ी है, भारतीय ओशन है। वाटर बॉडीज टेम्परेचर को मॉडरेट करती हैं। इसीलिए जो दक्षिण भारत है वहां पर जो ये आपका डायरनल रेंज है, यानी कि जो डे नाइट टेम्परेचर डिफरेंस है, वो जनरली क्या होता है? जनरली कम होता है, वो हाई नहीं होता है। समझ गए? तो इसीलिए ये गलत कर दिया हमने यहाँ पर। दूसरा है, महाद्वीपीय प्रभाव के कारण तटीय क्षेत्रों में तापमान की वार्षिक औसत सीमा ज्यादा है। ड्यू टू द कॉन्टिनेंटल इन्फ्लुएंस द एनुअल मीन रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन द कोस्टल रीजन। मुझे इसको भी गलत करना पड़ेगा। कॉन्टिनेंटल इन्फ्लुएंसल कोस्टल रीजन में नहीं, जो इंटीरियर रीजन्स होते हैं उसमें होता है। कोस्टल एरिया में आपको मैरिटाइम इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलेगा। टेम्परेचर वहां पर मॉडरेट नजर आएगा और जो एनुअल टेम्परेचर की रेंज है वो कम होती है। जैसे कि मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया। और जो इंटीरियर एरिया है जैसे कि दिल्ली और नागपुर, यहाँ पर एनुअल रेंज आपको ज्यादा नजर आती है। तो ये वाला भी गलत है। बोथ, अच्छा, नीदर 1 और 2 वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। और ये सब पढ़ाए हैं भाई मैंने, मेरी फिजिक्स ज्योग्राफी वाली आप ल्यूसेंट की सीरीज देखोगे ना, ये सब करा रखा है मैंने। चलिए है, कौन सी ऊंची कूद तकनीक में पीठ को झुकाना, बार की बार को पीछे की ओर पार करना तथा कंधों तक पर उतरना शामिल है? Which high jump technique involves bending the back, crossing the bar backwards and landing on the shoulders? देखो, होता क्या है ना, हाई जंप में एथलीट को एक हॉरिजॉन्टल बार को बिना गिराए क्रॉस करना होता है, सबको पता है। आज के जो मॉडर्न एथलीट्स हैं उसमें सबसे पॉपुलर और जो इफेक्टिव टेक्निक होती है वो होती है फॉसबरी फ्लॉप, ये जो डी ऑप्शन में दिया गया है। इस टेक्निक में जो एथलीट है वो कर्व्ड अप्रोच रन लेता है, वो यूं करके दौड़ता है। जंप करते वक्त वो बॉडी को रोटेट करने का काम करता है, ऐसे करके, ठीक है। और जो अपनी पीठ है, जो उसकी बैक है, उसको उसके बल बार क्रॉस को करने का काम करता है। आपने देखा होगा वो इस तरीके से बैक के क्रॉस में ले जाता है और कंधों को और अपर बैक पर वो फिर नीचे लैंडिंग करता है। तो ये एग्जैक्ट जो चीजें हैं वो किसके अंदर आ रही हैं? आपकी फॉसबरी फ्लॉप के अंदर आ रही हैं। तो स्पोर्ट्स रिलेटेड जो ये अलग अलग प्रकार की टेक्निक्स वगैरह है भाई, ये आपको रटनी है। ये रट लोगे तो आप इन सवालों को आंसर कर पाओगे। भाई इतना ही कहना चाहेंगे हम तो इसमें। ठीक है, बाकी और संबंधित जानकारी पीडीएफ में मैंने डाल दी है। ब्रिटिश संसद और कंपनी अधिकारियों ने शुरू में भारत में सती प्रथा को समाप्त करने से परहेज क्यों किया? Why did the British Parliament and company authorities initially avoid abolishing sati in India? देखो एक अच्छा सवाल है, इसमें एक एक करके ऑप्शन वाइज जाएंगे। उन्होंने इस प्रथा को भारतीय परंपरा का हिस्सा बताते हुए इसका समर्थन किया। They supported the practice as part of Indian tradition। देखो ब्रिटिश ऑफिशियली सती को आइडल प्रैक्टिस नहीं मानते थे, ठीक है। इश्यू इंटरफेरेंस का था, सपोर्ट का थोड़ी ना था। दूसरा है, उन्हें धार्मिक प्रतिक्रिया का डर था और वह स्थानीय निर्णय चाहते थे। दे फियर्ड रिलीजियस बैकलैश एंड वांटेड लोकल जजमेंट। ये वाली बात यहां पर करेक्ट है। ये बहुत फेमस भी है। आपको पता है कि आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में इंडियन सोशल कस्टम्स में इंडियन इंटरफेरेंस करने से बचती थी। उन्हें डर था कि भी जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं वो लोगों के हर्ट हो सकते हैं, लोग ब्रिटिश रूल के खिलाफ हो सकते हैं, रिबेलियन या फिर रेजिस्टेंस बढ़ सकता है लोगों के अंदर। तो इसीलिए शुरुआत में उन्होंने सती प्रथा को डायरेक्टली बैन नहीं किया। बाद में जो सोशल रिफॉर्मर्स थे,
स्पेशली जैसे हमारे राजा राम मोहन रॉय जी, उन्होंने इस बार्बरिक प्रैक्टिस के खिलाफ आंदोलन चलाया और फाइनली फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर इस सती को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। तो ये बी वाला ऑप्शन है जो कि इनकी ब्रिटिश पार्लियामेंट और कंपनी की अथॉरिटी को शुरुआत में सती को अबॉलिश कराने से डरता था या पीछे हटता था। ठीक, नेक्स्ट सवाल है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लिए किस लेखक को बुकर पुरस्कार मिला? यार ये बुक्स एंड ऑथर पर आधारित सवाल हमसे पूछे जाते रहते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस एक फेमस नॉवल है जो कि किरण देसाई जी के द्वारा लिखी गई है, बहुत चर्चित है। और इस नॉवल के लिए इन्होंने मैन बुकर पुरस्कार जीता था। कब जीता था? 2006 के अंदर जीता था। जो ये नॉवल है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर आइडेंटिटी, माइग्रेशन, ग्लोबलाइजेशन और जो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी है उसके इश्यू के बारे में एक्सप्लोरेशन किया गया है। तो बड़ा नाम है, इनकी किताबों और पुस्तकों पर ज्यादातर आप लोगों को चर्चा मार्केट में देखने के लिए मिलती रहती है। खेलो इंडिया पहला गेम्स 2023 में प्रणव सूरमा के प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बस देखो, आपके हाल फिलहाल और हाल फिलहाल के पीछे के हाल फिलहाल के जो इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट हैं उसमें करे गए प्रदर्शन को लेकर आपसे सवाल पूछे जाते रहते हैं। यहाँ पर प्रणव सूरमा की बात करी गई है जो कि इंडिया के टॉप पैरा एथलीट में से एक है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2030 में इन्होंने क्लब थ्रो इवेंट में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया था। तो एक एक करके देख लेते हैं कि भाई इन्होंने क्या क्या किया सो दैट कि हमें क्लैरिटी रहे। तो पहला स्टेटमेंट है, उन्होंने 30.01 मीटर का अपना ही पिछला क्लब थ्रो रिकॉर्ड तोड़ दिया था। He broke his own previous club throw record of 30.01। तो अगेन वही है, कोई इवेंट हो, कोई खिलाड़ी किसी प्रकार की उपलब्धि को प्राप्त करे तो वो भाई स्टेटमेंट्स आपको देखने हैं, उसमें आप बच नहीं सकते थे। दूसरा है, उन्होंने 33.54 मीटर की थ्रो के साथ एक नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया। ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो इसमें ओनली बोथ 1 एंड 2 वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता। अब इसमें क्या एक्स्ट्रा बात है मैं आपको बताऊं। इस तरीके की चीजें हमसे पूछ ली जाती हैं, बाकी एक्स्ट्रा डिटेल पीडीएफ में मैंने डाल दी है, वहां से आप जरूर पढ़ लीजिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट प्रोक्लेम्ड? अब इसके बारे में आप में से सभी लोग आंसर कर दोगे कि जी 356। आपको पता है कि जब किसी स्टेट में उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है तब प्रेसिडेंट आर्टिकल 326 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। और ये जो प्रोविजन है वो भारतीय संविधान में इमरजेंसी वाले प्रोविजंस का पार्ट है। तो आमतौर पर जो गवर्नर है उनकी रिपोर्ट के बेसिस पर प्रेसिडेंट वाला ये जो रूल है ये लगाया जाता है। 352 यहाँ पर हमने एलिमिनेट किया जो कि नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है। नेशनल इमरजेंसी कौन से ग्राउंड्स पर लगाई जाती है? वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन या फिर आर्म्ड रिबेलियन। 360 के बारे में भी सभी को पता है, इसको हमने इसलिए एलिमिनेट किया क्योंकि ये फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है और इंडिया में अब तक कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। 371 आर्टिकल या फिर ऑप्शन हमने यहाँ पर क्यों डिटेल में या फिर गलत किया? स्पेशल प्रोविजन कुछ सर्टेन स्टेट से संबंधित है। 371 यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, तो ये हमें याद रखना है। और राष्ट्रपति शासन के दौरान क्या होता है? शुरुआत में 6 महीनों के लिए लगता है ना? और मैक्सिमम कितना लगाया जा सकता है? मैक्सिमम 3 इयर्स सर्टेन कंडीशंस के साथ ही लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में मातंगिनी हाजरा क्यों याद किया जाता है? वाई इज मातंगिनी हाजरा रिमेम्बर्ड इन इंडियन हिस्ट्री? देखो, ये बंगाल के एक करेजियस फ्रीडम फाइटर थी जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि 1942 में एक्टिव पार्टिसिपेशन किया। एक प्रोटेस्ट मार्च के दौरान जो ब्रिटिशर्स की पुलिस थी इन्होंने इनके ऊपर फायरिंग कर दी और गोलियां लगने के बाद भी ये वंदे मातरम बोलते हुए तिरंगा लेकर आगे बढ़ती रही। और इसी वीरता के कारण इन्हें इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की आइकॉनिक पर्सनालिटी माना जाता है। तो क्या इन्होंने कोई फेमस पुस्तक लिखी जिसके लिए इनको जाना जाएगा? जी नहीं, राइटर के रूप में इनकी पहचान नहीं होती है। फॉर बीइंग अ क्वीन, रानी होने के लिए क्या इनकी पहचान होती है? जी नहीं। फॉर हर ब्रेवरी इन द फ्रीडम स्ट्रगल, ये वाली जो बात है ये अभी मैंने आपको बताई कि ये क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इनको जाना गया।
तो याद रखेंगे 1869 में बंगाल के अंदर पैदा हुई थी। गांधी बुरी इनका निकनेम था, ओल्ड लेडी गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है भाई, विच पेलोड ऑन द मार्स ऑर्बिटर मिशन कैप्चर्ड फुल डिस्क कलर इमेज ऑफ मार्स। मंगल ऑर्बिटर मिशन पर किस पेलोड ने मंगल ग्रह की पूर्ण डिस्क रंगीन छवियां कैप्चर करी? तो भाई देखो, स्पेस के अंदर होने वाले जो काम है ना, कि कोई पेलोड है, उसने ऐसे भेज दिया, उसने ये भेज दिया, इस पर आधारित हमसे सवाल पूछ ले जाते हैं। तो इंडिया का जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है, जिसको हम मॉम कहते हैं, इसका या फिर हम मंगलयान नाम ले लें, इंडिया का पहला मार्स मिशन था, जो कब लॉन्च करा गया था? 2014 में लॉन्च करा गया था। 2014 का कब? 24 सितंबर। 24 सितंबर 2014 को ये सक्सेसफुली मार्स ऑर्बिट में एंट्री करा था। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फुल डिस्क कलर इमेजेस की पेलोड किस पेलोड ने कैप्चर करी? तो आंसर है इसमें आपका एमसीसी। इसको मार्स कलर कैमरा कहते हैं। तो इसने क्या क्या करा, मार्स की जो कलर फोटोग्राफ्स है वो ली, फुल डिस्क इमेजेस को कैप्चर किया, मार्स के जो डस्ट स्टॉर्म्स हैं और सरफेस के फीचर्स हैं उनको ऑब्जर्व किया। तो ये एमसीसी इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके की चीजें पेपर में पूछते हैं ये। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्रता के बाद लागू किए गए भूमि सुधारों का प्रमुख समता आधारित लक्ष्य क्या था? व्हाट वाज द की इक्विटी बेस्ड गोल ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस? अच्छा सवाल है भाई। इंडिपेंडेंस के बाद भारतीय जो कृषि थी, इंडियन एग्रीकल्चर में बहुत सारी इनइक्वालिटीज थी। कई जगहों पर जमींदारी सिस्टम था, कहीं पर जागीरदारी सिस्टम था, कहीं पर एब्सटेंटी लैंडलॉर्ड्स थे। तो लैंड रिफॉर्म्स का ऑब्जेक्टिव क्या था? यही कि भी समानता, यानी कि जो इक्विटी है वो लाई जाए, यानी कि लैंड ओनरशिप को ज्यादा फेयर बनाया जाए, जिसके लिए सरकार ने क्या किया? जमींदारी को अबॉलिश किया, लैंड सीलिंग लॉज लाए, टेनेंसी रिफॉर्म्स लाए गए और कंसोलिडेशन करा गया होल्डिंग्स का। ये कई सारे मेजर्स लिए गए। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन यानी कि आयात प्रतिस्थापन, क्या ये एक रिफॉर्म्स था जो कि इंडिपेंडेंस के बाद लिया गया? नहीं, ये तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इकोनॉमिक प्लानिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, लैंड रिफॉर्म्स से थोड़ी ना है। दूसरा है एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट टू इंडस्ट्रीज, ये भी गलत है, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव है। तीसरा है अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज एंड लैंड सीलिंग लॉज, ये वाली बात यहां पर सही चली जाएगी। लैंड रिफॉर्म्स का मेजर जो इक्विटी बेस्ड गोल था वो यही तो था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में पूछा गया है, भारत में आर्थिक सुधार किस वर्ष शुरू किए गए थे? सभी लोग एक ही स्वर में 1991 आंसर कर देंगे भाई। 1991 में इंडिया को सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस करना पड़ा। सिचुएशन इतनी सीरियस थी कि इंडिया के पास कुछ हफ्तों के इंपोर्ट के लिए ही फॉरेन एक्सचेंज बचा था, और इस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए सरकार ने कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने का वो किया, डिसीजन लिया। उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, वित्त मंत्री हमारे मनमोहन सिंह जी एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर आए, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ कनेक्ट किया गया ग्लोबलाइजेशन के जरिए। तो ये 1991 के अंदर लाए गए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को क्या करने का अधिकार देता है तथा इसके संवैधानिक सुरक्षा उपाय क्या है? व्हाट डज आर्टिकल 356 एम्पावर द प्रेसिडेंट टू डू एंड व्हाट आर इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स? आसान है भाई। आर्टिकल 356 हमारे संविधान का एक बहुत इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्रोविजन है। इस आर्टिकल के तहत अगर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। सिंपल शब्दों में आप इसको ऐसे समझो, अगर राज्य की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रही है तो मेजॉरिटी लूज कर देने का सिचुएशन बन जाती है, गवर्नमेंट कोलैप्स वहां पर हो जाती है, तो वहां पर फिर केंद्र इंटरवीन करता है। ठीक है, पहला इन्होंने दिया है संसद भंग, आगे अनुमोदन की आवश्यकता नहीं। आर्टिकल 356 पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने से संबंधित थोड़ी ना है भाई। डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट नीड्स अप्रूवल विद इन 2 मंथ्स, ये वाली जो बात है ऑप्शन नंबर बी के अंदर, ये करेक्ट है।
प्रेसिडेंट स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटा सकता है, गवर्नर के थ्रू स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को चलवा सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर को सस्पेंड या डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट के रूल को 2 मंथ के अंदर पार्लियामेंट के दोनों सदनों से अप्रूवल लेना जरूरी होता है। इसीलिए हमें ये बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट करना पड़ता। तो भाई ये था 26 सितंबर 2025 की शिफ्ट नंबर 1 में पूछे गए जीके जीएस के सवालों का डिस्कशन। इसको हमने मार्क कर दिया डन। इस क्लास की जो डिटेल्ड पीडीएफ है, हर सवालों से संबंधित जो एक्स्ट्रा जानकारियों के साथ पीडीएफ है, वो आपको मेरे इस एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन में एसएससी सीजीएल 2025 करके कोर्स है, उसमें पीडीएफ सारी डाल दी है। आगे आने वाले समय में ये जो सारे वीडियोस आप यूट्यूब पर देखते हैं, वो सारे के सारे मैं वहीं पर अपलोड कर दूंगा, वहां पर आपको एक्सेस भी हो जाएगा। और फिर ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको क्विज फॉर्मेट में भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ऐप को। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट लिंक वगैरह दिए गए हैं, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप चैनल का, वो सब वो ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप में से किसी को मुझसे पर्सनली ज्वाइन करना है, पर्सनली बात करनी है, तो ये रॉबिन SIR जी करके मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है, यहाँ पर आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें इतना ही रखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।